Hello everyone, I'm your Vishal Chabra. Today we will start our next chapter जो हम लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे. आज की जो वीडियो है ये है 12th क्लास के लिए. जब हम लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और उसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जी. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोट-सेवर्ट लॉ. So what is the meaning of Biot-Savart law? So this is the two physicists, ये दो फिजिक्स का नेम है बायोट एंड सेवर्ट, जिसने ये लॉ को वेरीफाई किया है, प्रिस्क्राइब किया है. सो ये लॉ क्या है? दिस लॉ डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट. जो ये लॉ है किसके साथ डील कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक इंडक्शन किसी एक पॉइंट पे, जिसमें से वो स्मॉल करंट क्या कर रहा है? पास कर रहा है किसी कंडक्टर के साथ. सो फर्स्टली इसको हम डायग्राम के साथ समझते हैं, देन इसके डेरिवेशन और एक्सप्रेशन देखेंगे. सो फर्स्टली टेक अ स्मॉल कंडक्टर XY. Here is a small conductor. Cut an element AB. स्मॉल एलिमेंट हमने इसमें से कट कर लिया है, जिसको हमने नेम दिया DL. From that point center, here is a point P. यहाँ पे एक P पॉइंट है जिसका जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर R है, और जहां पे जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन DL एंड दिस पोजीशन वेक्टर इज थीटा, और I करंट इस पूरे कंडक्टर में से क्या कर रहा है? पास कर रहा है. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल कंडक्टर. वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी. सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, dB is a small element of magnetic flux intensity or magnetic induction. So first, according to Biot-Savart law, dB is directly proportional to I current. Second, dB is directly proportional to DL. Third, dB is directly proportional to sin theta. And the fourth one is dB is inversely proportional to square of the position vector between the 2 points P and this point. So this is the Biot-Savart law. So combine all the equations. So the next is हम चार इक्वेशन है, इन चारों को क्या करना है? कंबाइन करना है. So after combining we can write dB is directly proportional to IDL sin theta upon R square. We know that proportionality sign हटाने पे क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आएगा. So here it is K IDL sin theta upon R square. So what is K? K value of K is mu naught upon 4 pi, and इसकी वैल्यू फिक्स है 10 raised to power -7. So dB क्या आया हमारे पास? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dB और स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन. अगर हम R को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो यहाँ पे भी R आ रहा है, यहाँ पे भी R आ रहा है, तो हमारा बन जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL R sin theta upon R cube. So we know that क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है हमारी A क्रॉस B, इसको कैसे ओपन करते हैं हम? AB sin theta के साथ. So similarly here is also two vectors DL and R. sin theta पड़ा है. अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वेट. So the vector form of this magnetic field dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl cross r vector अपॉन क्या आ जाएगा? तो आपके पास r क्यूब. अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? dl sin थीटा आएगा, r के साथ r कैंसिल हो जाएगी. यही सेम आर्टिकल
एक्सप्लेन अगेन हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीबी। सो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ डीबी। सो जो डीबी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पाथ की, वो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, डीएल और आर के परपेंडिकुलर है। अगर जो पी है वो तो राइट साइड पे है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसकी डायरेक्शन क्या होगी जी, इनवर्ड होगी। और अकॉर्डिंग पी अगर लेफ्ट पे होएगा, ये वाला पॉइंट है, सिंगल पॉइंट जिसपे हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, जब मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर रहे हैं, अगर वो लेफ्ट साइड पे होएगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल दिस इज द परपेंडिकुलर, सो इनवर्ड। अगर ये लेफ्ट पे होगा तो इसकी क्या आएगी, डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। सो अकॉर्डिंग टू दिस डीबी परपेंडिकुलर है डीएल और आर के। अगर पी राइट साइड पे है तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अगर पी लेफ्ट साइड पे है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और द नेक्स्ट इज, अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। सो व्हाट इज करंट डेंसिटी? सो हम इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे? वी नो दैट जे की वैल्यू क्या होती है, दिस इज करंट डेंसिटी आई बाय ए। अगर हम डीएल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डीएल के साथ डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा, आई डीएल अपॉन डीवी, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, सो डीवी तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे डीवी इज इक्वल्स टू आईडीएल। सो आईडीएल की जगह पे क्या आ जाएगा, जे डीवी आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा जे डीवी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई जे बाहर डीवी क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आइडियल की जगह पे क्या आ जाएगा, जे डीवी आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम इस एक्सप्रेशन को डीएल और आर की फॉर्म में तो लिख ही रहे हैं, अब हम इसको वेलोसिटी और चार्ज की फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखो कैसे, वी नो दैट आई की वैल्यू क्या होती है, अगर आइडियल लिखना है यहाँ पे तो आई इज अ क्यू बाई टी, ठीक है जी, आई इज अ क्यू बाई टी, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ गिवन टाइम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएल बाई डीटी, दिस इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो पुट कर दो यहाँ पे, तो डीवी बन जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वेलोसिटी इनटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। So this is the value of magnetic field induction or magnetic flux intensity in the form of charge and velocity. So this is the Biot-Savart law. So now we will start with our next topic, the applications of Biot-Savart law. Now the next topic is similarities between Biot-Savart law for magnetic field and Coulomb's law of electrostatic. अब हम बता रहे हैं अभी अब बायोट-सैवर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड और कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक की सिमिलरिटीज क्या है। सो फर्स्टली बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिकॉज अगर हम बायोट-सैवर्ट लॉ की बात करें तो डीवी का फॉर्मूला क्या बनता है, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स का क्या बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, Q1 Q2 by R square, here is also R square. So in the both the formulas or in the both the expression it obey inverse square law or also both are long range law. So second law बन रहा है हमारा इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वाले में बायोट-सैवर्ट लॉ, तो इसका लीनियर सोर्स क्या है। So its source is linearly a current element. So what is current element? Ideal. In electrostatic field linearly source ही है वहां पे भी, और source क्या है वहां पे हमारा, electric charge. So there are two similarities between Biot-Savart law for magnetic field and Coulomb's law for electrostatic. Or the third similarity is that
बोथ आर ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो दोनों लॉ है हमारे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट इज डिससिमिलरिटीज। अब हम इसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, डिससिमिलरिटीज के साथ कंसिडर करेंगे। हाँ जी, तो the next is dissimilarities between Biot-Savart law for magnetic field and electrostatic field for Coulomb's law. So firstly, जो electrostatic field is produced by, जो electrostatic field है हमारी वो प्रोड्यूस होती है स्केलर सोर्स से। सो स्केलर सोर्स इसमें क्या है, चार्ज है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द Biot-Savart law, it is produced by the vector source आइडियल विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आइडियल क्रॉस आर होता है हमारा। सो इसके साथ आ गया, ये किससे प्रोड्यूस हो रही है, वेक्टर के साथ, और ये किससे प्रोड्यूस हो रही है, स्केलर सोर्स चार्ज के साथ। सो सेकंड इज जो हमारा कूलम्ब लॉ है इज एंगल इंडिपेंडेंट, एंगल पे डिपेंड नहीं करता। बिकॉज देखो हमारे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसमें कोई एंगल नहीं है। पर जो Biot-Savart है, Biot-Savart लॉ इज एंगल डिपेंडेंट, एंगल पे डिपेंड करता है। बिकॉज इसमें जब हम फॉर्मूला लिखते हैं dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा, सो इट इज डिपेंड ऑन एंगल, एंड जो कूलम्ब लॉ है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता। So this is the dissimilarities and dissimilarities between electrostatic field of Coulomb's law and magnetic field of Biot-Savart law. So the next topic is the applications of Biot-Savart law. हाँ जी, so the next topic is magnetic field due to a straight wire carrying current. अब हम बात कर रहे हैं, कोई स्ट्रेट वायर लेंगे, कंडक्टर, सपोज XY, ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, C पॉइंट को इसका सेंटर पॉइंट है और P को इस पे ले लिया हमने परपेंडिकुलर, जहां पे हम इसकी क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ स्मॉल वेक्टर कट कर रहे हैं पहले, जैसे ही dl, दिस पॉइंट इज O एंड फ्रॉम O टू P दिस इज द पोजीशन वेक्टर R। सो नाउ फ्रॉम दिस एंगल, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, L है, और जो हमने P पॉइंट लिया है उसका C के साथ जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर कर रहे हैं A। यहाँ पे R आ रहा है, एंगल क्या बन रहा है, पोजीशन वेक्टर और dl में थीटा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है फाई। ठीक है, और यहाँ पे x के साथ भी जो एंगल बनाएगा उसको हम बोल देते हैं फाई 1, और यहाँ पे बोल देते हैं फाई 2। सो दिस इज अ डायग्राम फॉर स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। सो according to Biot-Savart law, हाँ जी अभी हमने किया था, तो क्या होता है वो, dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो ओपन कर दो जी क्रॉस प्रोडक्ट को, तो क्या बन जाएगा ये, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आर अगर इसमें से निकलेगी एक मैग्नीट्यूड नीचे भी पड़ा है, एक के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा। सो अब हमें वैल्यूज चाहिए, एक तो आइडियल की वैल्यू चाहिए, एक साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, और एक आर की वैल्यू चाहिए। अगर ये सारी वैल्यूज निकल जाती है तो इसमें पुट कर देंगे और हमारा एक्सप्रेशन ड्राइव बनेगा। सो फर्स्टली देखो ध्यान से, इन राइट एंगल ट्रायंगल POC, सो दिस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं POC। सो ध्यान से देखना है, ये दो एंगल है थीटा और फाई, दिस क्या है 90। सो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू दिस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 90 डिग्री, और थीटा किस में आएगा 90 माइनस फाइव। सो अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें हम तो क्या आएगी वो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल साइन 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाइव। तो क्या होता है वो कॉस फाइव। और अगर कॉस फाइव की वैल्यू निकालें तो फाइव एंगल दिस, फाइव के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, सॉरी दिस वन इज हाइपोटेन्यूस, दिस वन इज बेस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, तो कॉस फाइव होता क्या है एक्चुअल में
cos phi is equals to base upon hypotenuse. So a by r. So sin थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, cos phi 1 नंबर लिखते थे इसको. cos phi की वैल्यू क्या बन रही है, a by r. और r की वैल्यू क्या बन रही है इसमें से, a by cos of phi. तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं. एक आ गई है हमारी sin थीटा की, एक आ गई है हमारी r की. अब हमारे पास बचा है i और d. इसको सॉल्व करते हैं. So according to this triangle POC, so what is the value of tan phi? अगर हम tan phi की बात करें, tan phi होता क्या है, perpendicular upon base. So this is the perpendicular. perpendicular की वैल्यू क्या है, L, और base क्या है हमारा A. So हमारे पास आ रहा है L by A. Clear? So what is the value of L? L की वैल्यू आ रही है हमारे पास A tan phi. So हमें वैल्यू किसकी चाहिए, DL की. तो DL की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव कर दे इसका. DL is equals to A. tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant square phi d phi. So अब हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई हैं. ठीक है जी. तो देखो sin थीटा की वैल्यू, r की वैल्यू, cos phi की वैल्यू और dl की वैल्यू, सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, हम पुट करने जा रहे हैं. तो देखो जी, dv इज इक्वल्स टू i एज इट इज रख लो. dl की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, a secant square phi d phi. sin थीटा की वैल्यू cos phi और r की वैल्यू क्या है, a अपॉन cos phi. स्केयर था, a स्केयर अपॉन cos phi का भी क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा. नाउ इसको हम रब कर देते हैं. देखो ध्यान से, a स्केयर है यहाँ पे, a है, तो a के साथ तो पहले a के तो कैंसिल हो. cos स्केयर phi ऊपर जाके क्या बन जाएगा, cos स्केयर phi बन जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा i मल्टीप्लाई cos स्केयर phi मल्टीप्लाई secant स्केयर phi d phi मल्टीप्लाई साथ में एक और आ रहा है cos phi, मतलब यहाँ पे क्यूब कर दो सिंपली, और अपॉन में आ गया हमारा t. ठीक है जी, ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई. हमें पता है cos और secant एक दूसरे के क्या है, एंटी है. 1 by cos इज इक्वल टू secant के बराबर होता है. तो secant स्केयर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से cos का स्केयर a cos बचेगा. तो हमारे पास dv की वैल्यू क्या आएगी, i अपॉन a, सॉरी एक चीज बच रही है हमारे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई i अपॉन a into cos phi d phi. So this is the value of magnetic flux intensity. अब हमने क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इनवर्ट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल. अगर हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. सो इंटीग्रेट दिस विद लिमिट -φ1 to φ2. इस लिमिट के साथ -φ1 से लेके φ2 तक टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं. देखो जी, अब देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम उस इक्वेशन की. dv लिमिट ले ली हमने -φ1 से φ2 म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a cos phi d phi. सो देखो यहाँ पे तो v बन जाएगा. यहाँ पे जी जो ये टर्म है ये सारी क्या है, कांस्टेंट है. वेरिएबल क्या है हमारे पास, d phi. तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा हमारे पास, φ1 to φ2 अंदर जाएगा हमारे पास cos phi d phi. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos phi, cos की इंटीग्रेशन होती है प्लस साइन. तो b हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a साइन ऑफ phi, लिमिट आ गई -φ1 to φ2. सो लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो b आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a साइन ऑफ φ2, माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो गया साइन ऑफ φ1. So this is the expression of magnetic field induction of straight wire carrying current. So next the special case of this magnetic field. अब हम बात करते हैं इसकी स्पेशल केसेस की. ठीक है जी, तो फर्स्ट स्पेशल केस क्या है हमारा, when the conductor xy is of infinite length, p lies near to the center of conductor. अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा xy कंडक्टर है वो इनफाइनिट लेंथ का है और जो बी पॉइंट है वो सेंटर के पास में कंसीडर करना है. तो दोनों टाइम पे जो हमारे एंगल्स होंगे φ1 एंड φ2 बोथ आर 90 डिग्री. तो पुट द वैल्यू ऑफ φ1 एंड φ2 इन दिस इक्वेशन. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी हमारी, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a sin 90 एंड sin 90. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90, sin 90 इज 1.
1 + 1 2, तो हमारे पास b बन गया μ0 बाय 2 पाई i बाय a। 2 पाई कैसे बना, यहाँ पे क्या आया 1 + 1 2 आया, 2 के साथ 2 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 2। सो दिस इज द फर्स्ट स्पेशल केस व्हेन द xy is of infinite length and t lies near to center of conductor. Now the second special case is, अब नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, सेकंड वन। सो दिस इज द सेकंड स्पेशल केस व्हेन द कंडक्टर xy is of infinite length। कंडक्टर तो हमारा इनफाइनाइट लेंथ का ही है, बट अगर P पॉइंट हमारा या तो x कंडक्टर के पास हो जाए या y कंडक्टर के पास हो जाए। अगर y के पास है, y कंडक्टर के पास है, तो जो φ2 है वो तो 0 डिग्री हो जाएगा, और जो φ1 है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, φ2 क्या हो जाएगा 0, φ1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो अब हम इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो b = μ0 बाय 4 पाई i बाय a साइन ऑफ 0 डिग्री साइन ऑफ 90 डिग्री। दोनों में से किसी में भी हो सकता है, अगर x यहाँ पे हो y फिर भी यही सेम बनेगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू आ गई है μ0 बाय 4 पाई i बाय a। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, और ऑल्सो द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। सो आज हमने 2 आर्टिकल्स किए हैं। फर्स्ट हमने किया बायो-सेवर्ट लॉ, और सेकंड हमने उसकी एप्लीकेशन की और सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी की। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट हमारे इसके आर्टिकल्स आएंगे, एम्पियर सर्कुलर रूल एंड द अदर एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ, सो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।